नमस्कार दोस्तों, आज है 3 अगस्त और हम देखेंगे 3 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और आज जिस राज्य का हम लोगों ने जिक्र किया है उस राज्य का नाम है झारखंड, और झारखंड के बारे में हम पूरे डिटेल से देखेंगे। निश्चित तौर पे अगर बेसिक क्वेश्चन आपसे झारखंड से आते हैं तो वो निश्चित तौर पे बनेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी कि 3 सितंबर के करंट अफेयर्स की तरफ एक एक कर देखते हैं दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन कर रहा है, सर्वावेक टीका किससे संबंधित है। नाम इंपॉर्टेंट इसका बन जाता है इसमें, सर्वावेक टीका। सर्वाइकल कैंसर से, जीका वायरस से, कोरोना वायरस से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि सर्वावेक टीका जो है ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। इसे बात की जाए किस कंपनी ने बनाया है तो इसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ की बात की जाए दोस्तों तो कौन है, अदार पूनावाला। जी हाँ दोस्तों, ये सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। और इसे किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया दोस्तों, तो जितेंद्र सिंह ने, जो कि कौन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने इसको क्या किया, लॉन्च किया दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसके बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं, तो ये सबसे पहले दोस्तों 13 वर्ष तक की लड़कियों को, गर्ल्स को ये लगाया जाएगा। 13 वर्ष तक की लड़कियों को सबसे पहले लगाया जाएगा। उसके बाद ये फिर इसका अगला स्टेज आएगा जिसमें इसे और आगे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करें तो नुआखाई त्यौहार, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है नाम। नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, असम में, उड़ीसा में या मणिपुर में। तो दोस्तों ये जो नुआखाई त्यौहार है ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में देखा नाम उसका सर्वावेक टीका, वो भी इंपॉर्टेंट था, वैसे इसमें भी नुआखाई त्यौहार नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। एक नंबर आपका निश्चित तौर पे एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एक नंबर त्यौहार से बनता है। तो ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। बेसिकली इस त्यौहार की बात करें अगर हम नुआखाई की, तो यह कृषि प्रधान त्यौहार से कहा जाता है। और ये किस लिए माना जाता है, तो एक तरीके से ये कहा जाता है कि जब नए चावल जो आते हैं, नए चावल के स्वागत के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन बाद ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, नुआखाई। कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। आपको ये नाम और स्टेट याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और वो कह रहा है 1 से 30 सितंबर तक देश में कौन सा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। जी हाँ, पोषण माह मनाया जा रहा है। और ये कौन सा नंबर का एडिशन इसका कौन सा है, ये हम पूछ रहे हैं दोस्तों। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो घुमा के आ रहे हैं, तो आपको पूरी डिटेल क्वेश्चंस के बारे में आपको रखना है। तो 1 से 30 सितंबर तक चलेगा राष्ट्रीय पोषण माह। और ये इसका कौन सा एडिशन है, तो ये इसका 5th एडिशन है, 5वां एडिशन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बारे में बात की जाए तो इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है या चलाया जा रहा है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री की बात करें तो दोस्तों जो कैबिनेट मंत्री हैं वो श्रीमती स्मृति ईरानी है, नाम आपने सुना होगा। लेकिन राज्य मंत्री की बात करें जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो, उनका नाम है महेंद्र मुंजापारा। जी हाँ दोस्तों, लिखावट पे ध्यान ना दिया करिए, अगर आप जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दिया करें, क्योंकि लिखने में इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए आप शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दिया करें। महेंद्र मुंजापारा जो क्या है, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं दोस्तों। तो ये बेसिकली आपको ये याद रखना किसके द्वारा किया गया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्या, राष्ट्रीय पोषण माह, जो कि कब से कब तक चलेगा, तो 1 से 30 सितंबर तक चलेगा। और ये इसका कौन सा एडिशन है 2022 में, तो इसका 5th एडिशन है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है दोस्तों, देखिए यही है, 2022 में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। एडिशन स्टार्ट याद रखना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। और पूछ दे महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो श्रीमती स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री। और राज्य मंत्री की बात करें तो महेंद्र मुंजापारा। पोषण माह कब से कब तक मनाया जाएगा, तो 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। और दोस्तों इसके उद्देश्य जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उद्देश्य है महिला एवं स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा। 2 उद्देश्य इसका रखा गया, एक महिला एवं स्वास्थ्य का और बच्चा और शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, इसका उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, वो करेक्ट तेजस 2.0 का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। जी हाँ, इसके लिए आपको तेजस 2.0 को बनाने का जो है वो कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अभी आपने तेजस के बारे में हाल ही में सुना होगा, तो दोस्तों इसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जाएगा।
दरअसल दोस्तों अगर पहले तेजस की बात करें तो उसकी जो क्षमता थी, पेलोड क्षमता भी इसकी काफ़ी बढ़ जाएगी। उसकी जो क्षमता थी दोस्तों वो 3 टन थी, लेकिन तेजस 2.0 जो कि बनाया जाएगा अभी हाल में, इसकी क्षमता 4 टन हो गई। सरकार के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और वो कह रहा है किस बैंक ने कैशबैक कार्ड लॉन्च किया। जी हाँ, इससे लेन देन करने पे क्या होगा, 5% तक के कैशबैक मिलेंगे। और ये किस बैंक ने भी हाल ही में लॉन्च किया ये आपको बताना है। इसका नाम दोस्तों अगर बात करें तो कैशबैक एसीआई कार्ड इसका नाम है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, कैशबैक एसबीआई कार्ड नाम है इसका। तो एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर ए, नाम कैशबैक एसबीआई कार्ड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है हाल ही में कहाँ पर देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस प्रकार का स्कूल है दोस्तों, तो ये वर्चुअल स्कूल है, यानी कि इसमें ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस चलेंगे और वो रिकॉर्डेड भी रहेंगे। तो दोस्तों ये दिल्ली सरकार द्वारा ये पहल शुरुआत की गई है, वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की गई है। इसका जो पूरा नाम है वो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल इसका पूरा नाम है दोस्तों। इसमें क्या होगा, पूरे भारत के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, और किस से किस क्लास तक, तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए चलाया जाएगा। और भी इसके बारे में जो भी डिटेल होगा उसको हम आगे देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि वर्चुअल क्लास जो चलाई जाएगी पहली बार, वो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। पूरे भारत के स्टूडेंट इसमें पढ़ सकेंगे दोस्तों। और क्लासेस इसमें क्या होंगी, ऑनलाइन माध्यम में होंगी, और इसकी क्या होगी, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, और वो कह रहा है आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। जी हाँ, तो आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग का तो वो नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वसुधा गुप्ता। जी हाँ, वसुधा गुप्ता के द्वारा आकाशवाणी का समाचार सेवा विभाग का इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वसुधा गुप्ता जी को। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओणम त्योहार, काफी नाम आपने सुना होगा दोस्तों। ओणम त्योहार दक्षिण भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये भी आपके लिए हिंट हो गया कि ये दक्षिण भारत का एक त्यौहार है। आपको बताने कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो दोस्तों काफ़ी फेमस त्यौहार है ओणम त्यौहार, और ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, केरल में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है मनाने की। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों चलते हैं, और वो कह रहा है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, यानी कि हो रहा है। और ये पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय, जैसे ही दोस्तों ये पहला नाम लगता है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। तो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन तो ये आयोजित हो रहा है दुबई में, ऑप्शन नंबर ए दुबई में आयोजित हो रहा है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और वो कह रहा है कि संस्थान के द्वारा साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी आयोजित किया गया। जी हाँ, साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बेसिकली इसमें शायद अप्रॉक्सीमेट 15 कंट्री, 13 देशों को, माफ कीजिएगा दोस्तों, 13 देशों को इसमें शामिल किया गया है साइबर सुरक्षा अभ्यास के लिए। और इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिनर्जी। इसे किस संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा, जिसमें 13 देशों ने हिस्सा लिया है, जिसे बोलते हैं दोस्तों CERTN। तो इसका नाम क्या है, नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है सिनर्जी। और इसे कौन चला रहा है, तो भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, 13 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और वो ये है दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको आने वाले एग्जाम में ये नाम देखने को मिल सकता है, मिखाइल गोर्बाचेव, क्योंकि रसिया इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ है दोस्तों, तो ये एग्जाम में भी बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी, रसिया के थे दोस्तों, ये क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति। इनके बारे में दोस्तों अगर बात की जाए तो जिस समय रसिया सोवियत संघ हुआ करता था, तो ये सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे। ये देखते हैं ये कुछ फैक्ट इसके बारे में दोस्तों। तो ये नोबल पुरस्कार विजेता भी हैं। इन्हें शांति के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबल पुरस्कार। किसको, मिखाइल गोर्बाचेव को। और ये क्या है, क्यों मिला था दोस्तों, तो 1986 में गोर्बाचेव ने अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा आयोजित सभी लंबी दूरी की मिसाइलों को खत्म करने का प्रस्ताव रखा था। जी हाँ, अमेरिका और अपने देश दोनों देशों में प्रस्ताव रखा था कि जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं उनको समाप्त किया जाए। 1885 से 1991 तक सोवियत संघ के अंतिम नेता थे। जी हाँ, जब रसिया सोवियत संघ हुआ करता था दोस्तों। 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ है, और विभाजन के ठीक पहले, जी हाँ, विभाजन के ठीक एक दिन पहले इन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है किस शिपयार्ड से INS विक्रांत को कमीशन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
अभी हाल ही में किया गया, तो और भी ज़्यादा न्यूज़ में ये बना हुआ है। इसके बारे में दोस्तों और भी हम चर्चा करेंगे आने वाले क्लासेस में। तो आप ये याद रखिएगा इसका नाम क्या है, तो नाम है INS विक्रांत। लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट नहीं पूछ देगा इसका नाम, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों इसे कोचिन शिपयार्ड से क्या किया गया है, कमीशन किया गया है कोचिन शिपयार्ड से। नाम इंपॉर्टेंट बनता है ये कोचिन शिपयार्ड। इसके बारे में कुछ फैक्ट भी है, ये देखिएगा INS विक्रांत के बारे में हम लेकर के आए हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे बनाया किया गया है। और दोस्तों अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो इन हाउस वारशिप डिजाइन ब्यूरो, भारतीय नौसेना के इन हाउस वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया, यानी पूरी तरीके से पहली बार भारतीयों द्वारा ये मतलब या भारतीय संस्था द्वारा इसका ये डिज़ाइन किया गया है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है INS विक्रांत। देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत है। जी हाँ, डिजाइन भी किया गया है और भारत रूप में निर्मित भी किया गया है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो 76% इसमें स्वदेशी सामान का प्रयोग किया गया है। तो इसे कह सकते हैं कि पूर्णतः स्वदेशी है, कह सकते हैं पूर्णतः स्वदेशी है। इसकी लागत की दोस्तों बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 61.6 मीटर अप्रॉक्सीमेट आपने 50 फ्लोर के मकान जो होंगे, 15 तल्ले के मकान जो होंगे उनके बराबर इनकी ऊंचाई है। लंबाई की बात की जाए, ये देखिए 262.5 मीटर कितना लंबा हो गया, 262.5 किलोमीटर। कंपार्टमेंट इसमें 2300 कंपार्टमेंट दोस्तों बनाया गया है। और भारत का पहला विमान वाहक पोत का नाम क्या है, इसी के साथ ये भी बन जाता है। तो R11 विक्रांत R11 ये तो क्या था, भारत का पहला विमान वाहक पोत था, जो कि कहाँ का था, तो ये इंग्लैंड का था दोस्तों। और ये क्या हो चुका है, तो ये आपका रिटायर हो चुका है, जिसे आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कहें कि ये सेवानिवृत्त हो गया है। किस सन में, तो 1997 में विक्रांत R11, हम इसकी बात करें दोस्तों, विक्रांत R11 सेवानिवृत्त हो गया है। ये ब्रिटिश मूल का था, ये भी बनता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी के साथ ही कि भारत का पहला विमान वाहक पोत विक्रांत R11। INS विक्रांत के बारे में हमने देखा दोस्तों कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है, जो कि स्वदेशी है और स्वदेशी रूप से डिजाइन भी किया गया है। डिजाइन किसने किया है, तो भारतीय नौसेना की इन हाउस वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और इसे दोस्तों अगर बात किया जाए तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही दोस्तों क्वेश्चन। और देखेंगे आज हम एक स्टेट के बारे में, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाइट कलर का, जिसका नाम है दोस्तों, हम मार्क कर रहे हैं पेन से, ये देखिएगा ब्लू कलर से, ये है आपका झारखंड। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो यहाँ पे मैप है ओपन दोस्तों, तो मैप को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखते हैं इसके अगल बगल कौन कौन से राज्य हैं या कौन कौन राज्यों से झारखंड जिला हमारा सटा हुआ है। अगर दोस्तों इसके उत्तर में बात करें, जिसे हम अभी ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं, ये नॉर्थ साइड में बात करें तो ये बिहार से सटा हुआ है। और अगर बात करें तो 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग हो गया था। बिहार के कुछ हिस्सों को काट करके इसको अलग कर दिया गया था झारखंड। तो झारखंड का निर्माण जो हुआ है वो बिहार से ही हुआ है। उत्तर की तरफ कौन सा जिला है दोस्तों, तो ये झारखंड है। अब हम मार्क कर रहे हैं ब्लू कलर से, ये देखिएगा आपके दक्षिण साइड में ये एरिया, तो ये आपका दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं मैप में, ये उड़ीसा का एरिया है। ये जो बॉर्डर लाइन है ये उड़ीसा की बॉर्डर लाइन है। और अगर हम बात करें दोस्तों पूर्व की तरफ, तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो बॉर्डर लाइन बनी हुई है दोस्तों, ये किसकी है, तो ये पश्चिम बंगाल की बॉर्डर लाइन है। और ये झारखंड से ही अगर आप इस तरफ की बात करें, जिसे हम रेड कलर से कर लेते हैं मार्क, ये जो सटा हुआ एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया है दोस्तों। तो ये एरिया है आपका छत्तीसगढ़, यानी कि जो आपका वेस्ट साइड से, यानी कि पश्चिम साइड से जो सटा हुआ है वो छत्तीसगढ़ सटा हुआ है। और कौन सा सटा हुआ, तो ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम, जी हाँ ये, तो ये वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे टच है दोस्तों, ये वाला, ये जो पॉइंट पे हम कर रहे हैं, तो ये आपका उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। तो आपका क्या पश्चिम से कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। दक्षिण की तरफ से बात करें तो आपका हो गया उड़ीसा, और पूर्व की तरफ से बात करें तो पश्चिम बंगाल, और उत्तर से बिहार। और बेसिकली ये बिहार से ही अलग होकर के बना है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, और वो देखिए क्या कह रहा है झारखंड के बारे में। ये इसका लोगो देख सकते हैं आप, झारखंड सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ये लिखा हुआ है। और राजधानी की बात करें दोस्तों, झारखंड की राजधानी तो रांची है। अगर उपराजधानी की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है दुमका। उपराजधानी बहुत कम सुनते होंगे आप लोग, तो उपराजधानी क्या है, दुमका है। और राजधानी
रांची है। राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस जी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। कुल जिला 24 और हमने यहाँ पे क्या लिखा 18+6 यानी कि 18 जिला जो है दोस्तों वो क्या किया गया था, काट करके अलग किया गया था बिहार से, और बाद में 6 और जिलों को इसमें ऐड किया उन्होंने। विधानसभा की बात करें दोस्तों तो 82, लोकसभा 14 और राज्यसभा 6, एक साथ तीनों को याद करिएगा 82-14-6। झारखंड 82-14-6। जी हाँ, झारखंड का कोड क्या है तो 82-14-6। 82 विधानसभा, एक सदनी सभा है दोस्तों, लोकसभा 14 और राज्यसभा 6। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जमशेदपुर, आपने नाम सुना होगा, टाटा स्टील प्लांट के लिए काफ़ी फेमस भी है दोस्तों। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया है। अगले स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, तो झारखंड के नाम की बात करते हैं, इसका नामकरण कैसे हुआ है थोड़ा सा। जी हाँ, झारखंड के अगर नाम की हम दोस्तों बात करें तो झारखंड जो है 2 शब्दों से बना हुआ है, एक झार और एक खंड। झार का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है जंगल, और खंड का अर्थ निकलता है भूमि, यानी कि जंगल की भूमि, वन भूमि। तो इसका एक नाम क्या हो गया, इसे वन भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ ले झारखंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या पूछ ले झारखंड को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जा सकता, और ये तीनों नाम दे दे और एक और चौथा ऑप्शन दे दे, तो आपको इन तीनों नामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसे दोस्तों वन भूमि कहते हैं, इसे जंगलों का प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वन आच्छादित है। इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहते हैं। छोटा नागपुर प्रदेश क्यों कहते हैं? तो दोस्तों छोटा नागपुर प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो झारखंड एरिया आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से छोटा नागपुर का जो पठार है इसी के ऊपर ये बसा हुआ है, इसीलिए इसे छोटा नागपुर का प्रदेश भी कहा, छोटा नागपुर प्रदेश भी कहते हैं। तो 3 नाम झारखंड के, वन भूमि, जंगलों का प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश। दोस्तों अगर बात करें, झारखंड उन राज्यों में शामिल है जो नक्सलवाद की समस्या से पीड़ित है। जी हाँ, तो ये नक्सलवाद की समस्या से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है। 13 प्रमुख राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो नक्सलवाद से पीड़ित है, उसमें झारखंड भी एक प्रमुख है। उद्योग धंधों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो प्रमुख औद्योगिक संस्थान की बात करें, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद, ये सारे क्या है, काफ़ी उद्योग धंधे वाले एरिया हैं। और देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट और बन जाता है आपका, भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में है। जी हाँ, यहाँ तक देखिएगा, टाटा स्टील जमशेदपुर में है। भारत का क्या है, पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है कहाँ पे, जमशेदपुर में, जिसका नाम है टाटा स्टील। दोस्तों एक और स्टील प्लांट है यहाँ पे, बोकारो स्टील प्लांट, जो कि कहाँ पे है, बोकारो शहर में है। और भारत का पहला आयुध संस्थान कहाँ, गोमिया में, जो कि झारखंड में पड़ता है। और मीथेन गैस का पहला प्लांट भी कहाँ पे है दोस्तों, तो झारखंड में। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना उद्योग धंधे से, और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये आप झारखंड राज्य को देख सकते हैं, ये मैप झारखंड राज्य का, जो कि हम उसके सरकारी साइट से लेकर के आए हैं। दोस्तों उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उच्च न्यायालय कहाँ पे है, रांची में है, और मुख्य न्यायाधीश इस समय झारखंड के डॉक्टर रवि रंजन जी हैं। हवाई अड्डा की बात की जाए तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। और त्यौहार की बात की जाए दोस्तों तो सरहुल, कर्मा, जितिया, टूस इत्यादि यहाँ के फेमस त्यौहार हैं। लोक नृत्य में बात की जाए तो झुमैर, डमकच, पाइका, छऊ, ये क्या है, झारखंड के लोक नृत्य हैं। तो इतना झारखंड के बारे में दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।